नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्च। राहुल गांधी ने लोकसभा में बिरला के सामने जब मोदी और आरएसएस दोनों का सच बताना शुरू किया, एक एक चैप्टर खोलना शुरू किया, तो ओम बिरला को बर्दाश्त नहीं हुआ था। भाजपाई उछल कूद हंगामा सब पर उतारू हो गया। राहुल की जुबान रोकने की कोशिश हुई थी, लेकिन राहुल गांधी सच्चे थे, ये मैं नहीं कह रहा। आज एक संघी वीसी की एक क्लिप हम आपको दिखाएंगे। ये संघी वीसी मुहर लगा रही है राहुल के आरोपों पर। वो ये मुहर लगा रही है कि राहुल गांधी सच्चा है और इस देश के सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को संघ खा गया है, हजम कर गया है, घोंट गया है, दीमक जैसे उनको खोखला बना दिया है। कभी भी एक तेज हवा के झोंके में इस देश के सभी शैक्षणिक संस्थान ध्वस्त हो जाएंगे। ये संघी वीसी ने मुहर लगा दी है। एक क्लिप है, उस क्लिप को गौर से देखिए। और इसी वजह से अब जेनजी फिर से रेडी दिख रहा है। ट्रेलर आ गया है, जहां वो वीसी तकरीर कर रही थी वहीं से ट्रेलर भी आया है। और ये संघ और भाजपा का खेल जेनजी के साथ कितना खतरनाक है। सौरभ दास ने, मैं सौरभ को इसलिए बार बार और कोट करता हूं कि वो एक यूथ आंदोलनकारी एक्टिविस्ट सीजेपी का नेता होने के साथ साथ एक पत्रकार है। और एक पत्रकार, ये सब में आने से पहले हम कई बार सौरभ के रिपोर्ट्स पे हम लोग प्रोग्राम किए हैं। एक ऐसा नौजवान पत्रकार जो हमें भी कंटेंट इतना देता है कि हम प्रोग्राम करें। तो सौरभ ने फिर से एक लंबा सा खर्रा लिखा है, जिसमें ओम बिरला का सच खुला है। लोकसभा में क्या क्या हुआ है इसी सत्र में, आप यकीन नहीं करेंगे। ये फ्रांस बोलने वाले फ्रांस के पीठ में कैसे खंजर लेकर के तैयार है भोंकने के लिए, ये अभी समझिएगा कार्यक्रम। ले आओ हेमंत भाई, जरा जोड़ो स्क्रीन। स्वागत है हेमंत, शुरू करिए भैया। जरा सबसे पहले राहुल गांधी को सुनवा दीजिए। आप राहुल से शुरू करेंगे। ये फाइल बाइट है, पार्लियामेंट की इनकी पुरानी बाइट है, खोज के निकाला है, जस्ट सुनिएगा। Every single university in India, the students should know this, and I'm saying this for them. Every single university in India today has a vice chancellor from the RSS. Dharmendra Pradhan is a symbol. Your real enemy is the RSS. Keep it in mind. They are the people who are not letting you be students. They are the people who want you to be andhbhakts. And it's a system that has been captured. It's a system that has been captured. The soul of the system has been captured by the RSS. The soul, sir. Rajnath Singh ji said, sir, please. Sir, Rajnath Singh ji said that we are not the UPA. Our ministers never resign. He's right. What has happened here? The resignation of Mr. Dharmendra Pradhan, that's a superficial thing. Because Dharmendra Pradhan never ran the education ministry. Never. The man and the organization that runs the education ministry is called the RSS. And the man who runs it is an OSD sitting in the minister's office. So, what the students are really irritated about is that they are not allowed to be students in India. They are not allowed to follow their passion. They are not allowed to say what they want. They are not allowed to ask the questions that they want. They have to buy
this nonsensical history that the RSS fantasizes about. They have to buy this structure. Every single university in India, the students should know this, and I'm saying this for them. Every single university in India today has a vice chancellor from the RSS. Dharmendra Pradhan is a symbol. Your real enemy is the RSS. Keep it in mind. They are the people who are not letting you be students. They are the people who want you to be andhbhakts. And this is a reaction from the soul of India that is saying, under no circumstances are we going to become your andhbhakts. Under no circumstances are you going to define our future. Under no circumstances are we going to listen. बहुत बढ़िया। हम तो एकदम सीधा भाई इस पे क्लैप करेंगे एकदम। इसको एक वीसी खोज के ले आओ, एक वीसी आप खोज के नाम बताओ, हम उसका थोड़ा अतीत खंगालने की कोशिश कर देंगे। ठीक है, अब इस सीक्वेंस में वीसी साहब का क्लिप था, वीसी साहिबा का। उससे पहले जरा विश्वविद्यालय के छात्र, और मैं बात कर रहा हूँ इलाहाबाद विश्वविद्यालय के, इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र वहां प्रदर्शन कर रहे हैं, वो क्लिप दिखाइए, थोड़ा सा फेरबदल करते हैं, तब पता चलेगा इस वीसी का असली चेहरा। चलाओ, बोल दो। इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, सारे छात्र आज विश्वविद्यालय में छात्र संघ बहाली और 24 घंटा लाइब्रेरी खोलने के लिए, इसके अलावा जो सीटें कम की जा रही है विश्वविद्यालय में उसके लिए निकाला गया है। आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए हजारों छात्र हैं इसमें, ये सारे लोग देखिए, बस कल्पना करिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय कैंपस है, कोई बाहरी कोई नहीं, सब विश्वविद्यालय। अब मैं बताता हूँ इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, खुद इस विश्वविद्यालय में एक बार इन छात्रों हालचाल समस्या पूछने के लिए मैं खुद गया था। मुझे लगता है 2022 था वो, 2022 में। 4 साल से, हेमंत भाई आपको जानकारी शायद नहीं होगी, मैं बताऊं, 4 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं, और सिर्फ और सिर्फ जो वीसी है प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव, इसकी वजह से है। फीस, हॉस्टलों का जो फीस है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय तो उन गरीब बच्चों के लिए था कि गांव से किसान का बच्चा दाल, गेहूं और चावल ले आता था, और आलू ले आता था, और दाल भात चोखा बना करके वहां से इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अफसर बन के निकलता था। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ज्यादा अफसर इस देश को किसी विश्वविद्यालय ने नहीं दिया है। आप सिविल सर्विसेज में चले जाओ, किसी विश्वविद्यालय ने, ये दावे से कहता हूँ, आंकड़े इस पे कोई तलाश ले। वही दाल भात चोखा खा करके, घर का आलू, मतलब कोई खर्चा नहीं। वहां पर 900%, 1200% टाइप में फीस वृद्धि किया, हॉस्टल का फीस वृद्धि, छात्र संघ बहाली, वहां पानी पीने तक की सुविधा नहीं है, छात्रावासों की स्थिति दयनीय है, उन सबको लेकर के मांग हो रही है। ठीक है, अब आते हैं असली पर। अब हो गया ना, अब जरा वीसी को सुनवा दो जरा, आप लोग सब लोग ध्यान से सुनिएगा, ये इनका ज्ञान सुनिए। नहीं है, फ्रीडम ऑफ अब्यूज बिल्कुल गलत है। और यदि आप ग्लोबली सिचुएशन को देखें तो आप पाएंगे कि जितने कम्युनिस्ट कंट्री हैं हमारे आसपास, वहां पर तो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के बारे में कोई बोल भी नहीं सकता है। जरा अपनी नजर घुमा के पूरे विश्व को देखिए, क्योंकि हम तो विश्व के नागरिक हैं, और हम अपने प्रधानमंत्री को गाली देते हैं, और यही नहीं करते, हम उनकी मां को भी गाली देते हैं, जो अब इस दुनिया में नहीं है। ये कितनी खराब बात है। हमारे परंपरा, हमारे संस्कार कहाँ विलुप्त हो गए हैं, हमारे मूल्य बच्चों को ट्रांसफर करने में कहाँ भूल चूक हो गई है हम शिक्षकों से, कि इतना ज्यादा सबको खराब भाषा में ये उद्बोधित करते हैं। ये बहुत चिंता का विषय है।
अब हटा दीजिए बस, इसके बाद कभी भी भूल करके इस स्क्रीन पर लाइएगा मत, मेरा निवेदन है मेरे साथियों। ये वो महिला है जिसने इलाहाबाद विश्वविद्यालय को बर्बाद कर दिया। 5 साल का कार्यकाल, नवंबर 2025 में 5 साल का कार्यकाल पूरा हो गया था। और आपको एक और परिचय दे दूं, मैं एक बार दे चुका हूं। इस देश के भावी सीजीआई विक्रमनाथ की पत्नी है। इस देश के भावी सीजीआई फरवरी शायद 27 में कार्यकाल शुरू होगा, अगर चेक कर लीजिए तो फरवरी 27 में, शायद फरवरी या मार्च 27 में विक्रमनाथ, फरवरी 27 में ना, हाँ फरवरी 27 में सूर्यकांत रिटायर होंगे। हाँ फरवरी 27 में विक्रमनाथ इस देश के सीजीआई होंगे। ये विक्रमनाथ की पत्नी है, ठीक है। ये हजारों छात्रों का भविष्य चौपट कर दी, और नरेंद्र मोदी को गाली कोई न दे ये चिंता है विश्वविद्यालय में। इनके भाषण का विषय ये है, इनके भाषण का विषय ये नहीं है कि यूनिवर्सिटी के हजारों छात्र फीस वृद्धि से त्राहिमाम कर रहे हैं। 4 साल से प्रोटेस्ट चल रहा है। आप कल्पना करिए, जैसे मणिपुर 4 साल से चल रहा है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 4 साल से प्रोटेस्ट चल रहे हैं भाई, 4 साल से। और जब जब प्रोटेस्ट होता है ये फोन करती है पुलिस को और पुलिस से होंकवाती है। इसने एंट्री बंद करवाई, गेट बंद करवाए, मुझसे पूछिए, नहीं तो बिठा दूंगा यही इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्रों के न्यूज लॉन्चर। एंट्री बंद करवा देती है, गेट बंद करवाती है। जब वाइस चांसलर बनी तो सबसे पहले लोग नाम कैसे जाने संगीता श्रीवास्तव, ये होम साइंस डिपार्टमेंट में थी, इनका नाम कैसे जाने। इसने वहां पर जिला प्रशासन से कंप्लेन किया क्या कि सुबह की अजान से नींद डिस्टर्ब होती है मेरी। बस अब इसके आगे और बताएं, सुबह की अजान से नींद डिस्टर्ब होती है। पहला कंप्लेन वाइस चांसलर के रूप में था, ये छात्रों को ज्ञान दे रही है, कह रही है कि हमारे में क्या कमी रह गई है। आप में तो इतनी कमियां हैं कि आप इस देश के, अगर आपके रास्ते पे इस देश के बच्चे चले तो इस देश का भविष्य, इस देश का भविष्य वाकई जो कंगना रनौत कही थी, गटर गटर बना दोगे आप लोग इस देश का भविष्य। आपको छात्रों की चिंता नहीं है। नरेंद्र मोदी के और नरेंद्र मोदी के माँ, वो जो बच्चे पढ़ते हैं वहां पे, वो बारिश में मछली के साथ नहीं गिरे हैं, वो भी किसी माँ के बच्चे हैं, जिनका रहना खाना जीना पानी पीना पढ़ना आपने मुहाल कर दिया है, वो भी किसी माँ के बच्चे हैं। यही मैंने कहा था, राहुल गांधी के बयान पर मुहर है हेमंत भाई अब आपकी, क्योंकि हम तो इनके बोलेंगे तो हम 1.5 घंटा बोलेंगे इनके। शशि भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। जो आपने ओपनिंग दिखाई, जो राहुल गांधी ने संसद में कहा, उसके बाद भी उन्होंने ये बात कही, ये इलाहाबाद में जाके भी कही, अगर आपको ध्यान हो तो, कि सारे संघीय वाइस चांसलर सारा उन दोनों पर 100% जो कहते हैं ना आप, ISO 9009 वाली वो मोहर मोहतरमा ने एक छोटी सी क्लिप में लगा दी। और ये दिखाता है कि हमारी शिक्षा की प्रणाली को किस तरीके से कंप्लीट कैप्चर करके एक खास रंग में रगड़ने की तैयारी। वामपंथी देशों का जिक्र करते हुए और प्रधानमंत्री जी की गालियां, और प्रधानमंत्री की माता जी, दिवंगत माता जी, उनकी गालियां। ना तो हम कभी मोदी जी को दी गई गालियों के समर्थक थे, ना है, ना कभी हो सकते। लेकिन जब आप उधर की बात करते हो, उधर की डिफेंड करते हो, तो मोदी जी ने जो गालियां दी हैं 2002 से लेकर के आज 2026 है, उसका भी कोई तो हिसाब किताब हो जाना चाहिए। नहीं, इस देश की संस्कृति में गाली हाई पदों पर बैठे व्यक्तियों के लिए लेकर के कौन आया? 2014 से पहले नाराजगी होती थी, आप फेल प्रधानमंत्री हैं, यू आर ए डिजास्टर, ये वो सारी चीजें होती थी। ये जो गाली गलौज की भाषा है, ये श्रीमान मोदी जी लेकर के आए गुजरात से। और जो गुजरात लॉबी ने पूरे देश का जो IT सेल के जरिए जो गाली गलौज का माहौल बनाया, आज ये वहां जाकर इस गाली पे भी रिसर्च कर लो, इस पे हो सकती है बहस। मोदी जी ने आज तक कौन कौन से शब्द प्रयोग किए संसद के अंदर? मोदी जी और अमित शाह जी संसदीय मर्यादाएं सिखाते हैं, 4 दिन पहले सिखा रहे थे कि इस तरह के शब्द नहीं होने चाहिए बातचीत में। और संसद के अंदर और संसद के बाहर ये दोनों क्या क्या बोलते हैं, उस पर कोई चर्चा नहीं होती। तो कुलपति महोदया जो थी, कुलगुरु कहते हैं आजकल शायद, मेरे ख्याल में कुलपति भी बदल दिया है। तो ये जो आपने दिखाया, ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर का इंडिपेंडेंस डे का भाषण है। क्या कह रही है? छात्रों पर हुए अत्याचार उनको दिखाई नहीं दिए, छात्रों पर जो जंतर मंतर पे पैलेट गन दिखाई दी, जो चलाई गई, वो ध्यान नहीं आई। वाटर कैनन नहीं दिखाई दिया, कहीं पर भी कुछ भी दिखाई नहीं दिया। उनको क्या दिखाई दिया
कि प्रधानमंत्री जी और उनकी माता जी के शान में गुस्ताखी की गई। मैंने पहले भी कहा, अब भी कह रहा हूं कि हम उसके पक्षधर नहीं, लेकिन केवल इस बात की चिंता होना कि प्रधानमंत्री के खिलाफ तो कोई कुछ कहने की हिम्मत कैसे कर दे, और प्रधानमंत्री जो चाहे वो कर दे। इसका मतलब ये भी तो है, इलेक्ट्रिक बैटन से लेकर के पथराव तक कुछ भी कर दे। इन्होंने उसका जिक्र किया। ठीक उसी तरीके से जो बीजेपी की आईटी सेल करती है, जो आरएसएस करती है, जो बीजेपी का पूरा इकोसिस्टम करता है, सारे मंत्री करते हैं। तो एक इस जो वक्तव्य है और इनका जो कंटेंट है भाषण का, लेफ्टिस्ट कंट्री, हमारा देश, हमारे संस्कार, कभी ये संस्कार जरा मोदी जी को बता के आया करो ना। आप वहां भी बता दो, अरे भाई आप बहुत बड़े हो, आपके पतिदेव अगले साल सीजीआई होने जा रहे हैं, सारा देश उनके मुंह की तरफ देखेगा। आप यहां जान से अपनी नींद क्यों डिस्टर्ब कराते हो? आप दिल्ली में आ जाओ, वुमेन राइट कमीशन की चेयरमैन बन जाओ। जब यही सब करना है तो वहां थोड़ा सा कुछ हो जाएगा, यहां से बचाव हो जाएगा, वहां जाके कीजिए। उनको उत्तर प्रदेश के किसी विषय की कोई मतलब नहीं, छात्रों के साथ दिल्ली में जो कुछ हुआ उसका कोई विषय नहीं, केवल प्रधानमंत्री जी और उनकी शान में जो उस तरह की चीज है। तो ये दिखाता है उस विचारधारा के प्रति जो कमिटमेंट है। और मेरा ये व्यक्तिगत तौर पर, आशीष भाई पता नहीं आप सहमत होगे नहीं, जब तक भारत में यूनिवर्सिटी कैंपस इन संघियों के नियंत्रण में रहेंगे तब तक इस व्यवस्था को भगवान भी ठीक नहीं कर सकता। खत्म। शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद करने की 100% गारंटी है भाई साहब। देखिए, एजुकेशन के प्रति इनका रुख देखिएगा। एजुकेशन अगर होगी तो अनपढ़ कैसे रहे, वो क्या बोलते, अंधभक्त कैसे बनेंगे? तो हर स्तर पे काम कर रहे हैं। पार्लियामेंट का क्वेश्चन आपने भी देखा होगा, हमने चर्चा में भी कई बार आया कि 10 साल में 94,000 से ज्यादा स्कूल बंद किए। ये स्कूलों की बात कर रहा हूं। जैन अल्फा, पंखे, शौचालय, पेयजल, ठीक बिल्डिंग, उसके लिए कहां संघर्ष कर रहा है, पूरे देश के अंदर कर रहा है। एक पार्ट। यूनिवर्सिटीज और कॉलेज की आप हालत देख लीजिए। हायर एजुकेशन में पहली बात तो टीचर्स कितने बच गए, एडमिशंस देख लीजिए कितनी सीटें खाली है सरकारी कॉलेजों में, और जो है वहां पर ऐसे कुलपति लगा दिए। तो कुछ छोड़ेंगे क्या ये इस पूरी शिक्षा व्यवस्था को? और राहुल गांधी ने शायद इलाहाबाद में की थी ये बात, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, कि इस देश की जो शिक्षा व्यवस्था थी वो पूरे दुनिया के लिए एक अनुकरणीय चीज थी। पूरी दुनिया हमारी तरफ देखती थी, हमारी एजुकेशन पॉलिसी इतनी शानदार थी। इन्होंने जो आकर के किया है, ये संघी पूरा का पूरा गिरोह भर्ती कर दिया। किसी यूनिवर्सिटी में चले जाइए भाई साहब, पूरे देश में, ठीक है राहुल गांधी ये बात, अपने यहां रोहतक में आ जाइए आप, यूनिवर्सिटी, तमाम यूनिवर्सिटीज हैं, चोटी कट संघी। क्या होता है कुलपति की क्वालिफिकेशन, क्या होती है आपको पता है? 10 years एज प्रोफेसर मिनिमम। हाँ, हाँ। जो आदमी यूनिवर्सिटी में 1 घंटा नहीं पढ़ाया वो वाइस चांसलर है। यूनिवर्सिटी में 1 घंटा पढ़ाने की बात कर रहा हूं, 10 साल नहीं, और वो वाइस चांसलर है। तो आप समझिए कि इस देश में न्यू एजुकेशन पॉलिसी के नाम पे क्या क्या खेल किए गए। आप 2 बार एमए करोगे, ये खेल भी मैंने आपको बताया कि मनोविज्ञान की 2 डिग्री करनी पड़ी, क्लिनिकल साइंस, दोनों बार एमए करोगे। मैं आशीष चित्रांश से पूछूंगा भाई साहब क्या कर रहे हो, एमए साइकोलॉजी। 4 साल बाद पूछूंगा क्या कर रहे हो, बोला एमए साइकोलॉजी। मगर फेल हो गए थे, बोला ना, और 2 बार करनी पड़ती है। मतलब एमफिल हटानी है, इसलिए एमए 2 बार कर दो। एमफिल के रिप्लेसमेंट नॉमेनक्लेचर नहीं ला पाए ये लोग, ऐसे कुपड़ गिरो रही है। तो आपको क्या लगता है एजुकेशन चलाएंगे इनका? अच्छा, आप उत्तर प्रदेश की यूनिवर्सिटी में हो, उत्तर प्रदेश पे बात कर लो। मोदी जी और मोदी जी की मां आपके सिलेबस में कहां से आ गई? दिल्ली के मामले, गालियां तो दिल्ली में दी गई ना। आप कुलपति वहां हो, आप अपने वहां की बात कर लो, आप अपने यूनिवर्सिटी की बात कर लो, आप यूनिवर्सिटी के प्रति अपने विजन की बात कर लो। वो सब चर्चा नहीं, सीधा मोदी जी से कनेक्ट करना है। तो ये आरएसएस का एक टिपिकल स्टाइल है अपने लोगों को प्रमोट करने का, और ये जानते हैं कि ठीक नंबर कौन सा है, गलत नंबर कौन सा है अच्छे से। जिस चीज की मैं और आप जिस पे हम चर्चा कर रहे हैं, इससे भी उसके नंबर बन रहे हैं कि देखो मैंने धुआं उठा दिया, गर्दा उठा दिया। देखिए नंबर, मैं इसको बिना झिझक के कहूंगा, नंबर इनके कई जगह से बढ़ रहे हैं। एक तो मैंने बता ही दिया, फरवरी 2027, ठीक है। आप समझिए, आप अभी जाइएगा, इसके बाद गूगल पर प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव सर्च मारिए, दर्शकों से भी कह रहा हूं, इनका नवंबर 25 में कार्यकाल खत्म हो रहा था, ठीक है। ये 19 साल पहले सेंट्रल यूनिवर्सिटी कहा गया था, उसके बनाया गया। उसके पहले तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी अपने आप में ही एक, मतलब अपने आप में एक वो था, कहते हैं ना माइलस्टोन, भारत का ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, जो कह लो आप इसको।
तो 19 साल में इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है, पहली वाइस चांसलर हैं जिनको सेवा विस्तार मिला है, ठीक है, पहली है। और खबर जब आप पढ़ोगे तो खबर में क्या लिखा मिलेगा ये भी बता दूं, ये नकारे अपने नाकामियों का भी जश्न मनाते हैं, यही एक हैं। उसमें लिखा मिलेगा कि एचआरडी मिनिस्ट्री जो है ना, अभी नए वाइस चांसलर को तलाश नहीं पाई है, ढूंढ रही है, तलाश नहीं पाई है, इसलिए प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव का कार्यकाल बढ़ाया गया, सेवा विस्तार मतलब सेवा विस्तार दिया गया। बताओ, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर नहीं तलाश पाए, ऐसा तो है नहीं कि हर महीने बदला जाता है, यार इस महीने देर हो गई। 5 साल रही वो, 5 साल में उसका रिप्लेसमेंट किसके बाद कौन, ये तलाश नहीं पाए। क्या संघ से कोई नागपुर से रिकमेंडेशन नहीं आई, या फरवरी 2027 का कनेक्शन है? बहुत चीजें हैं इसमें, बहुत चीजें। अंधा बांटे रेवड़ी घरे घराना खाए। नहीं आशीष भाई, इसमें एक और व्यवस्था भी रहती है, एक और, क्योंकि मैं प्रशासनिक सिस्टम देखा है मैंने बड़े करीब से, इसमें एक और व्यवस्था भी रहती है कि टिल फर्दर ऑर्डर्स तक कर दो। हाँ, तक टिल फर्दर ऑर्डर यही है, क्योंकि इसमें ये नहीं है कि 6 महीने के लिए और साल भर हाँ, के ना लिए, ना 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 टिल ना फर्दर ऑर्डर मतलब बीच हाँ, में अब कुछ नहीं, बार बार मीटिंग सीटिंग करनी है। आपने एक और इंपॉर्टेंट तारीख का जिक्र किया, फरवरी 2027 में हाँ, जिक्र किया आपने। ये जो ऑर्डर रहेगा ना, टिल फर्दर ऑर्डर, ये तभी तक रहेगा, ध्यान रखिएगा। उसके बाद तो दिल्ली आना पड़ेगा, तब कोई वहां की व्यवस्था की जाए, और वो व्यवस्था हो जाए, इसके लिए ये वाचन दिया जा रहा है कि प्रधानमंत्री की अमानत में ख्यानत और उनकी माता जी के बारे में शब्द किए जा रहे। ये दिल्ली आने की व्यवस्था का एक हिस्सा है। अगले साल फरवरी में उनको दिल्ली आना पड़ेगा। मेरी इस पर घोर आपत्ति क्यों नहीं होनी चाहिए, आप बताइए। यहीं पर तो यही सब तो भारत के डेमोक्रेसी में देखा जाता है, जब चयन होता है कहाँ पर क्लैश ऑफ इंटरेस्ट है, कहाँ पर किसका क्या है। इस देश का सीजीआई ऐसा व्यक्ति बनने जा रहा है जिसकी पत्नी घनघोर संघी है, जिसकी पत्नी 15 अगस्त के भाषण में नरेंद्र मोदी को लेकर व्यथित है। उस विश्वविद्यालय के सैकड़ों छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी चर्चा नहीं है कि आप लोग प्रदर्शन क्यों कर रहे हो, मैं हूं ना। अरे आनंदीबेन पटेल, मैं आज नहीं भाजपा की किसी तारीफ हम करना चाहते, लेकिन ये पूरे उसी इकोसिस्टम की हैं आनंदीबेन पटेल, और घनघोर उस सिस्टम की हैं। लेकिन अगर हम कहना, एक होता है, कई बार हेमंत भाई कहते हैं कि आप ईमानदार नहीं हो तो कम से कम ईमानदार होने का दिखावा तो कर सकते हो। दिखावा तो, न्याय नहीं कर रहे हो तो न्याय होते हुए तो दिखा सकते हो, कुछ तो कर सकते हो। आनंदीबेन पटेल 1 लाख गुना इस मामले में बेहतर है। जब गोरखपुर में उन्होंने कम से कम ये कहा ना कि मैं यहाँ पर माँ के रूप में हूँ, मैं भी एक माँ हूँ, मैं माता के रूप में बोल रही हूँ कि जो बच्चों के साथ इतनी दिक्कत है, उनके खाने की व्यवस्था नहीं है, पंखा नहीं है, छात्रावासों को गंध बना रखा है। ये इनकी भी उम्र अवस्था, इन माँ के रूप में अपने पहले बच्चों को, जो तुम्हारे इलाहाबाद विश्वविद्यालय के बच्चे हैं, वो दर की ठोकर खा रहे हैं 4 साल से। अरे कुछ तो मतलब हम हमेशा कहते हैं कि माँ एक ऐसी मतलब स्त्री, उसमें मातृत्व होता है, कभी उंगली नहीं उठाई जा सकती उधर, कभी नहीं। लेकिन ये संघ वाले, मुझे लगता है दुनिया के हर भरोसे को तोड़वा देंगे। मातृत्व और स्त्रीत्व पर कभी दुनिया में मतलब मुझे लगता है पशु पक्षी भी सवाल नहीं कभी खड़ा किए, लेकिन ये ऐसा कर दिए हैं कि इनके यहाँ अगर भाजपा में है कोई स्त्री, तो वो किसी स्त्री की आबरू लूटने पर भी वो प्रोटेक्ट करने आ जाती है भाजपा को। उसके लिए मतलब उसके लिए फिर स्त्रीत्व मातृत्व तो खत्म हो जाता है। ये उससे भरोसा उठवा देंगे भाई ये संघी। चलिए खैर, लाइए अगला हिस्सा लाइए, सौरभ दास वाला। हेमंत भाई आप ही वो करो, हम इतना तब भी बकबक कर रहे हैं बोलने में दिक्कत, तब भी आप नहीं, पूरी खबर को खोल रहे हैं। हाँ। सौरभ ने बेसिकली क्या है कि इन्होंने कल एक नया कैंपेन शुरू किया है, उसका भी उसने चर्चा है। एक अलग चीज इन्होंने जो की है, जो संसद के अंदर जो चीज खेल हुआ ना, कि कॉकरोच जनता पार्टी से रिलेटेड जो सवाल थे उनको अलाउ नहीं किया गया है संसद के अंदर ड्यूरिंग द रिसेंटली कंक्लूडेड लोकसभा सेशन। हाल में जो लोकसभा सेशन खत्म हुआ है, उसमें 3 तरह के सवाल कॉकरोच जनता पार्टी से संबंधित जो यूथ प्रोटेस्ट था उसके बारे में पूछे गए थे, और सारे के सारे केंद्र सरकार के इशारे पर उनकी सवालों की अनुमति ही नहीं दी गई, अनुमति नहीं दी गई। लोकसभा के जो एमपी थे मथेश्वरम वीएस, उन्होंने सवाल केंद्र सरकार से पूछा था, गृह मंत्रालय से पूछा था, शिक्षा मंत्रालय से पूछा था। 3 सेट क्वेश्चंस के भेजे थे। नोटिस रेफरेंस नंबर दिया है 10/17/99 और 10/18/01। और उन्होंने जो बेसिकली था कि
क्या क्या सवाल पूछे गए थे। नंबर 1, रिफंड ऑफ एप्लीकेशन फीस फॉर नीट यूजी 2026। नंबर 2, ग्रोइंग पब्लिक डिस्ट्रस्ट इन द गवर्नमेंट, सरकार में अविश्वास। बच्चों को पेयजल पेयजल का डिनायल, सैनिटेशन और सीजेपी प्रोटेस्ट के अंदर जो कुछ ये हुआ था, पानी का और सफाई का जो दिक्कत थी। द गवर्नमेंट एंगेजमेंट विद प्रोटेस्टिंग स्टूडेंट्स एंड यूथ, सरकार का जो उनके साथ संवाद था युवाओं और छात्रों के साथ। छात्र कल्याण, पेपर लीक और एजुकेशन सुधारों के बारे में जो था। जो नागरिकों के साथ जो सरकार का व्यवहार था, जो शांतिपूर्ण विरोध के दौरान था। उसके बावजूद ये 6 सवाल थे, उसके बावजूद भी ये रूल 41(2) का हवाला देते हुए इन सारे सवालों को खारिज कर दिया गया, जबकि ये वैधानिक क्वेश्चन थे। ये सौरभ दास बता रहे हैं, बाकायदा क्वेश्चंस का वो दे रहे हैं, रेफरेंस दे रहे हैं। वो कहते हैं कि अगर संसद में ये सवाल नहीं पूछे जा सकते तो ये सवाल कहां पूछे जा सकते हैं और सरकार की जवाबदेही कैसे तय की जा सकती है? थ्रू प्रोटेस्ट, विरोध के जरिए ही। वाई डिड होम मिनिस्टर, गृह मंत्री अमित शाह ने संसद के सामने वो क्यों नहीं आए उन महत्वपूर्ण हफ्तों के दौरान, और सवाल जो थे पुलिस एक्शन था जो छात्रों पर, उस पर उन्होंने जवाब क्यों नहीं दिए? एक सांसद का अधिकार होता है कि वो कार्यपालिका से सवाल पूछे और जो भी उसके अंदर जो प्रोसीजरल दिक्कतें हुई हैं उसमें जो सवाल पूछे जाते हैं उसमें पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी मजबूत होती है, कमजोर नहीं। क्वेश्चन आवर जो है वो इसी काम के लिए, जो प्रश्नकाल होता है सुबह हाउस शुरू होते ही 11 बजे, वो इसीलिए होता है ताकि मिनिस्टर्स जो हैं, जो जनता के हितों से जुड़े सवाल हैं, उनका जवाब दे सके, उनकी जवाबदेही तय कर सके और जनप्रतिनिधियों की जो जिज्ञासाएं हैं उनको शांत कर सके। अदरवाइज लोग तो सड़कों पर आने को ही मजबूर होंगे। यू कांट गैग द पार्लियामेंट, आप जो संसद है उसका गला नहीं घोट सकते और इसको रबर स्टैंप नहीं बना सकते अपनी आधी अधूरी नीतियों के लिए। यू कैन नॉट इग्नोर द यूथ, आप जो युवा है उनकी उपेक्षा नहीं कर सकते। दिस इज नॉट आवर आइडिया ऑफ इंडिया, ये हमारे भारत का विचार नहीं है। ये उन्होंने आज 12:15 बजे किया है और इस पर आप ट्रैक्शन देखिए, करीब करीब 96,000 लोगों ने इसको देखा है अभी तक। तो ये बेसिकली आशीष भाई सरकार का जो कंप्लीट कंट्रोल जिसको हम कहते हैं ना, कैप्चर सिस्टम के ऊपर, ये उसका एक उदाहरण है। इसमें ऐसा कौन सा सवाल है जिसका जवाब नहीं मिलता सरकार से? कोई बहुत क्रांतिकारी बात पूछ ली? कुछ भी नहीं, बेहद सामान्य था। और जैसे जवाब मिलते हैं आपको वैसे भी पता है। उसके बावजूद भी सवालों को डिसअलाउ करा देना, ये तो फिर बात कुछ और है। संसद में आएंगे नहीं, टिप्पणी करेंगे नहीं, पूरे घटनाक्रम पे एक मुंह नहीं खोलेंगे 20 तारीख से लेकर के, और आज 16 तारीख है, और संसद में भी जवाब नहीं देंगे। नया आयाम जुड़ गया इसके अंदर। तो जो मैं आपको बार बार एक बात कहता हूं ना कि जो फासिस्ट रिजीम की जो अहर्ताएं होती हैं, मोदी जी उनको पूरा करने में, जल्दी से जल्दी पूरा करने के लिए उनकी सरकार डेस्परेटली कोशिश कर रही है। आपने देखा ना कितने मुद्दों पर सरकार से सवाल पूछने पर ही प्रतिबंध लगा रखा है कि इन पे सवाल ही नहीं पूछे जाएंगे। तो यूथ प्रोटेस्ट भी क्या उसका हिस्सा हो गया है क्या? यानी कि कोई भी डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो इस देश में रहा है, जैसे संविधान ने आपको पीसफुल प्रोटेस्ट का अधिकार दिया है, उस पर भी आप चर्चा नहीं होने देंगे। उसके सवाल, अच्छा सवाल जवाब ऐसा नहीं होता ही। इस तरह की जो परिस्थिति ना, इस बार संसद थी, डिस्टर्ब थी, हंगामा था, तो आपने सवाल दिया, वो रिटर्न में जवाब आ जाता है। रूटीन दिन हो तो उसके अंदर तो दिक्कत है कि भाई सवाल पे आप सप्लीमेंट्री पूछ सकते हो और पूछ सकते हो। अब जो परिस्थितियां थी, हाउस जो डिस्टर्ब था, उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो इसका रिटर्न जवाब आ जाता है। सरकार उसके लिए भी तैयार नहीं है। तो एक नया लो है इंडियन डेमोक्रेसी के अंदर, ये आप मान सकते। चलिए, इसमें पूरा हेमंत भाई ने बता दिया। अब इसको, अभी कार्यक्रम को यहीं पर हम लोग रोकते हैं। इसके बाद और जो भी अपडेट आएगी, जो भी खबर आएगी, वो हम लाएंगे आप तक। लेकिन आप देखिए, विश्वविद्यालयों से लेकर के और संसद भवन तक, जहां लोकतंत्र का ककहरा जहां सिखाया जाता है, ये विश्वविद्यालयों की बात हम कर रहे हैं। विश्वविद्यालय भारत में लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करने के सबसे बड़े साधन थे। यहीं पर लोकतंत्र का ककहरा सीखते थे बच्चे, यहीं पे। आज क्या, आप पुराने बहुत जो दुनिया में नेता नहीं, बहुत सारे ऐसे नेता पाओगे जो विश्वविद्यालय की राजनीति से आए थे। विश्वविद्यालय की राजनीति, तब की राजनीति बहुत अद्भुत होती थी। मतलब उसमें डिबेट होते थे, मतलब तमाम डेमोक्रेटिक वैल्यूज पर चर्चाएं होती थी, मोर्चे निकलते थे। तो वहां से सीखते थे लोकतंत्र का ककहरा, और फिर संसद में आकर के लोकतंत्र की लड़ाई लड़ते थे, लोकतंत्र को मजबूत करने की। दोनों जगह पर पहल। वहां जहां ककहरा सिखाया जाता था, वहां संतरों ने जगह ले ली, और जहां
जो है उसका डेमोन्स्ट्रेशन होना था, वहाँ नो 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 होने लगा। तो ये दोनों जगह देखिए, इसीलिए दोनों को एक साथ हम रखे थे। इजाजत दीजिए। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।